हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं ऑन्कोलॉजी का लेक्चर 6 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कैंसर स्पेसिफिक डायग्नोसिस के बारे में कि कैंसर में कौन कौन सा हम डायग्नोसिस करवाते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। और कौन से अगर ऑर्गन में कैंसर है तो उसके लिए स्पेसिफिक डायग्नोसिस कौन सा है, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। मैंने इसके पीछे के लेक्चर यानी लेक्चर 5 में मैंने बात किया था कि स्टेजिंग ऑफ कैंसर के बारे में, कि आप किस तरह से स्टेजिंग करते हैं जिसके बारे में, और ग्लिसन स्कोरिंग सिस्टम के बारे में मैंने बात किया था। तो अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो आप प्रीवियस के लेक्चर को देखना ना भूलें। बात करते हैं कि डायग्नोस्टिक कैंसर के लिए हम लोग कौन कौन से स्पेसिफिक डायग्नोसिस करवाते हैं जिसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट अर्ली डिटेक्शन के लिए, यानी हमें पहले पता चल जाए तो उसके लिए हम लोग क्या क्या से करते हैं। तो सबसे पहला मैमोग्राफी, यानी ब्रेस्ट कैंसर को पता करने के लिए हम लोग मैमोग्राफी करवाते हैं। पैप्स स्मीयर टेस्ट है, ये सर्विकल एग्जामिनेशन, सर्वाइकल कैंसर है उसके एग्जामिनेशन के लिए, उसे पता करने के लिए हम लोग एग्जामिनेशन करवाते हैं या फिर डायग्नोसिस करवाते हैं। बात करते हैं BSE, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, या फिर रेक्टल एग्जामिनेशन, रेक्टल कैंसर के लिए। स्टूल एग्जामिनेशन फॉर द ऑक्युलेट ब्लड, यानी अगर आपके जो रेक्टल पार्ट है उसमें अगर कोई भी कैंसर वगैरह हो रहा हो, यानी ब्लड वगैरह निकल रहा है, तो उसका एग्जामिनेशन करने के लिए हम लोग करते हैं। बात करते हैं सिग्माइडोस्कोपी, अगर सिग्माइडो कैंसर हो गया हो या फिर कोलोनो कैंसर हो गया है तो हम लोग कोलोनोस्कोपी वगैरह करवाते हैं। टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, अगर टेस्टिकुलर कैंसर हो गया तो जिसके लिए हम लोग TSE करते हैं, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं। स्किन इंस्पेक्शन, यानी स्किन में कोई भी प्रकार का कैंसर है तो उसको हम लोग चेक करने के लिए हम लोग स्किन इंस्पेक्शन डायग्नोसिस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके इन सभी के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, अर्ली डिटेक्शन के लिए हम लोग डायग्नोसिस करवाते हैं, लेकिन कंफर्म डायग्नोसिस के लिए हम लोग बायोप्सी करवाते हैं। तो उसके बारे में आगे मैं बात करूंगा कि बायोप्सी कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरह से लेकर जाया जाता है कलेक्शन, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लास्ट तक वीडियो तक बने रहें, मैं गारंटी देता हूं आपको। स्पेसिफिक डायग्नोसिस जानने से पहले कुछ हम लोग ट्यूमर मार्कर्स के बारे में जान जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम से व्यू से। जैसे अगर किसी का बॉडी अगर गर्म है तो हम लोग बोलते हैं कि इसे फीवर है। अगर किसी का WBC, अगर ब्लड चेक में क्या होता है, अगर WBC का मात्रा अगर इंक्रीज रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि क्या इन्फेक्शन इसमें इंक्रीज बढ़ा हुआ है। उसी तरह से जो ट्यूमर मार्कर्स होते हैं ये भी ब्लड कलेक्शन से, ब्लड चेकअप करवाने से, इन्वेस्टिगेशन करने के द्वारा कुछ ये सभी है वो अगर इंक्रीज देखने को मिलता है या फिर ये प्रेजेंट होते हैं तो जिसके कारण से हम बता सकते हैं किसके कौन से रीजन में कैंसर हुआ है, जिसके बारे में हम बता पाएंगे। तो चलिए इन सभी चीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहला HCG, अगर HCG का अगर मात्रा इंक्रीज रहेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसे कैंसर है। नॉर्मली जो प्रेग्नेंट मदर होते हैं या फिर प्रेग्नेंट फीमेल होते हैं उनमें HCG का मात्रा इंक्रीज देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं कार्सिनोमा एम्ब्रियोनिक एंटीजन के बारे में। ये जो कार्सिनोमा एम्ब्रियोनिक एंटीजन है यह नॉर्मली जब मदर कोई प्रेग्नेंट है तब उनमें इंक्रीज देखने को मिलता है। अगर प्रेग्नेंट नहीं हो तो अगर उनमें अगर देखने को ज्यादा मिल रहा है तो हम उसे क्या बोल सकते हैं कि कोलोरेक्टल कैंसर उन्हें हुआ है। थर्ड बात करते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन AFP के बारे में। अगर इसका इंक्रीज है तो देन हम क्या बोल सकते हैं कि लीवर कैंसर उस पर्सन को हुआ है। बात करते हैं CA-125 या फिर कहीं पे 125 भी लिखा रहता है या फिर 12.5 भी लिखा हुआ रहता है, तो इसका मतलब क्या है, ओवेरियन कैंसर। CA-125 का मतलब क्या है कि उसके ओवरी में कैंसर हुआ है। तो जो कैल्सिटोनिन, अगर कैल्सिटोनिन का मात्रा अगर इंक्रीज है तो देन हम क्या बोल सकते हैं कि उसका मेडुलरी थायराइड है, उस रीजन में कैंसर ग्रो किया है। अगर बात करते हैं एस्ट्रोजन का अगर लेवल इंक्रीज है तो ब्रेस्ट कैंसर हम लोग बता सकते हैं। CA-199 अगर ये है तो पैंक्रियाटिक कैंसर को डिनोट करता है। उसी तरह से CA-153 अगर है तो यह ब्रेस्ट कैंसर को डिनोट करता है। फ्रेंड्स अदर बुक में जैसे 19.9 या फिर CA-15.3 इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा।
तो उसमें आपको घबराना नहीं है। अगर CA 153 मिले तो ब्रेस्ट कैंसर, अगर CA 199 मिले तो पैंक्रियाटिक कैंसर, CA 125 मिले तो ओवेरियन कैंसर। बात करते हैं बीटा 2 के बारे में। अगर बीटा 2 इंक्रीज रहता है तो माइक्रोग्लोबुलिन मल्टी माइलोमा या कैंसर ग्रो रहता है। बात करते हैं CD19 के बारे में, तो B से लिम्फोमा एंड ल्यूकेमियास देखने को मिलता है। तो इस सभी आप अगर रिजल्ट्स अगर आपको देखने को मिलता है तो जिससे आप बता सकते हैं कि कहां पे कैंसर ग्रो किया है। जैसे फ्रेंड्स आप अगर जानते हैं कि अगर जैसे कि आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आप करते हैं तो अगर आपको हार्डनेस या फिर कोई टिश्यूज वगैरह हार्डनिंग दिखता है तो उसके बाद जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, मैमोग्राफी करवाते हैं। मैमोग्राफी में भी अगर आपको इंक्रीज देखने को मिलता है सेल वगैरह तो वहां पे क्या होता है, बायोप्सी होता है। यानी मैमोग्राफी तक का जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं, ईयरली डायग्नोसिस बोलते हैं। और जो जैसे बायोप्सी है उसे क्या माना गया है, उसे कंफर्म डायग्नोसिस माना गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया ट्यूमर मार्कर्स के बारे में, और मैं लास्ट में बात किया हूं बायोप्सी के बारे में कि बायोप्सी होता क्या है या कितने प्रकार से किए जाते हैं। तो प्लीज आप लास्ट तक देखें। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले आज हम बात करते हैं मैमोग्राफी के बारे में कि मैमोग्राफी होता क्या है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर को एग्जामिन करने के लिए मैमोग्राफी किया जाता है। बोला गया इट इज अ रेडियोलॉजिकल सॉफ्ट टिश्यू एग्जामिनेशन यूजिंग रेडिएशन टू विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। बोला गया कि जो मैमोग्राफी में हम लोग रेडिएशन का यूज करते हैं जिससे जो सॉफ्ट टिश्यूज है उसे दिखा जाता है, विजुअलाइज किया जाता है कि जो ब्रेस्ट टिश्यूज है उसका कहीं एबनॉर्मल ग्रोथ वगैरह प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, उस चीज को देखा जाता है। अब मैमोग्राफी प्रोसीजर होने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे पहले द वुमेन शुड नॉट यूज एनी बॉडी पाउडर, क्रीम, डिओड्रेंट ऑन द डे ऑफ द प्रोसीजर। जिस दिन प्रोसीजर हो रहा है उस दिन जो फीमेल्स है वो अपने ब्रेस्ट पे कोई भी क्रीम, पाउडर या फिर डिओड्रेंट स्प्रे वगैरह है उस चीज का यूज नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आप यूज करते हैं तो जो आपका जो प्रोसीजर्स का जो रिजल्ट है में भी गलत आ सकता है। तो इसलिए हमें इन सब चीजों का यूज नहीं करना। बेसिकली क्या होता है, यह एक प्रकार का मशीन होता है कि जैसे कि इस तरह से एक स्टैंड टाइप का होता है, यहां पे एक प्लेट रहता है, ओके, और एक ऊपर में इस तरह का प्लेट रहता है। इसके ऊपर में क्या होता है, ब्रेस्ट इस तरह से रखा जाता है, एक पर्सन ऐसे खड़ा हो जाता है और जो फीमेल्स खड़ा हुआ है इसका ब्रेस्ट को इस पार्ट पे आ जाते हैं और फिर ऊपर से इसको नीचे की ओर सेटअप कर दिया जाता है और ऊपर से क्या पड़ता है, रेडिएशन जो लाइट है वो दिया जाता है। अब रेडिएशन का जो पावर है, जो वोल्ट है, वो अलग अलग डिफरेंट पड़ते हैं, वो डिपेंड करते हैं कौन सा हो रहा है एग्जामिनेशन, उस पर वो डिपेंड करता है। अब बात करते हैं पैप स्मीयर टेस्ट के बारे में कि जो सेकंड है, बोला गया प्राइमरी डायग्नोस्टिक टूल्स फॉर द कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। बोला गया कि जो पैप स्मीयर टेस्ट है क्या किसके लिए किया जाता है, जो सर्विकल जो सर्विक्स में जो कैंसर होता है उसके एग्जामिनेशन के लिए प्राइमरी डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि ये जो है ये डॉक्टर जॉर्ज निकोलस के द्वारा यह दिया गया था। तो बिकॉज ये जो पैप स्मीयर टेस्ट है जो यहां से इसके नेम से ही लिया गया, पैप से लिया गया, तो जो पैप स्मीयर टेस्ट है यह किसके द्वारा दिया गया, डॉक्टर जॉर्ज निकोल्स के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या करते हैं, जो सर्विकल कैनाल है उसका हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर से स्मीयर को निकालते हैं और हम लोग उसको एग्जामिन करके पता करते हैं कि इसे कैंसर है या नहीं है। अब बात करते हैं कि इसको करने से पहले किन किन बातों का ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहला, अवॉइड यूजिंग एनी वेजाइनल मेडिसिन। अगर आप किसी प्रकार का वेजाइनल मेडिसिन वगैरह यूज कर रहे हैं तो उस चीज को यूज नहीं करना है। अगर आप वेजाइनल मेडिकेशन वगैरह अगर यूज करते हैं तो जो स्मीयर जो टिश्यूज है वो क्या हो जाएंगे, डेड कर जाएंगे। तो जिसके कारण से सही नहीं मिलने के कारण से स्मीयर अगर सही नहीं मिलेगा तो आपका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो भी रॉन्ग मिलेंगे। सेकंड बात करते हैं अवॉइड डॉचिंग। डॉचिंग का मतलब क्या होता है कि जो वेजाइना जो सर्विक्स है उसको क्या करना है, क्लीन करना। तो जब आप सर्विक्स या नॉर्मल सलाइन के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू जब हम क्लीन करते हैं तो अगर आप क्लीन करेंगे तो जिसके कारण से क्या होगा, जो स्मीयर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, जिसके कारण से जो आपका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट आप जो करवाए हैं वो क्या आएगा, रॉन्ग आएगा। तो इसलिए हमेशा क्या करना है, अवॉइड डॉचिंग नहीं करना है। अवॉइड
हैविंग इंटरकोर्स। जब आप ये प्रोसीजर करवा रहे हैं पेपर स्मीयर टेस्ट, तो आपको क्या करना है, जो इंटरकोर्स है उससे दूर रहना, अवॉइड करना है। डू नॉट यूज टैम्पॉन्स फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। भी बोला गया कि टैम्पॉन्स बिफोर 24 आवर्स के पहले तक कोई भी टैम्पॉन्स वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए। टैम्पॉन्स क्या होता है, सर्विक्स को ब्लॉक करने के लिए एक प्रकार का मटेरियल होता है, सॉलिड थिंग्स होता है, जिसका यूज करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, टैम्पॉन्स बोलते हैं। तो उस चीज का यूज नहीं करना है। लास्ट वन बात करते हैं, अवॉइड यूजिंग स्पर्मिसाइडल फॉर्म्स, जेलीज एंड क्रीम्स। बोला गया कि जैसे कि बहुत सारे फीमेल्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं इंटरकोर्स के दौरान में या फिर उससे पहले क्या करते हैं, जो स्पर्मिसाइडल जो क्रीम है, जेली है, वो सभी का यूज करते हैं, जिससे जो स्पर्म वगैरह हो क्या हो, वो रास्ते में डेड कर जाए, वो फर्टिलाइजेशन ना हो, तो इसलिए यूज करते हैं। तो वो सभी चीज का यूज नहीं करना, बिकॉज अगर आप ये सभी चीज का अगर यूज करते हैं तो जो आपका स्मीयर है वो प्रॉपरली नहीं निकल पाएगा, और जो आपका प्रोसीजर का जो रिजल्ट है वो मे भी इनकरेक्ट आ सकता है। तो इसलिए इन सभी बातों को ध्यान रखना। बात करते हैं ये किस तरह का होता है, तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं ये फीमेल्स का पार्ट्स है, ये क्या हो गया आपका वेजाइना हो गया। तो वेजाइना के थ्रू जो कोकस स्पेकुलम है या एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इस तरह से होता है, इस तरह से चूटा की तरह होता है, ये नॉर्मली आप देख सकते हैं। तो यहां से होता है ऊपर नीचे, मतलब इसको आप लेंथ में और बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, ऊपर नीचे को बढ़ा के यहां से कसकर, और इसके थ्रू में सेकंड पे अगर स्पेक्चुला होता है, ये स्पेक्चुला क्या करता है, जो टिश्यू इस तरह से और ओपनिंग को फैलाने का काम करता है, और जो ब्रश है, ब्रशेज क्या करता है, जो यहाँ पे जो स्मीयर्स हैं, यहाँ के जो टिश्यूज हैं, वो सभी को क्या करता है, निकालने का काम करता है, और निकालने के बाद उसी को एग्जामिनेशन में भेजते हैं। तो ये तीन चीज होता है, जैसे कि मैं ये डायग्राम में आपको दिखाया हूं कि पैप स्मीयर टेस्ट होता क्या है। अब हम फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में, BSE के बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बात किया था मैमोग्राफी के बारे में, तो मैमोग्राफी भी हम किस लिए करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर को ही पता करने के लिए करते हैं। तो मैमोग्राफी और BSE दोनों में क्या डिफरेंस है कि जब BSE ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन खुद से एग्जामिन करने के बाद अगर पता चलता है, देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम जाकर मैमोग्राफी करवाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब करना चाहिए। तो आफ्टर द 20 इयर्स के बाद हमें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। इसमें क्या होता है कि हम लोग खुद टच करके हम लोग देखते हैं हार्डनेस ऑफ टिश्यूज कि हमारे ब्रेस्ट में कहीं तो प्रेजेंट तो नहीं है, तो उसको देखकर हम लोग एग्जामिन करते हैं। अगर हार्डनेस या फिर एबनॉर्मल टिश्यूज हमें टच करने से अगर फील होता है, तो देन हमें आगे चलकर आगे का जो एग्जामिनेशन वगैरह है वो सभी करते हैं, और हम कैंसर के बारे में पता करते हैं। सेकंड बोला है क्लिनिकल एग्जामिनेशन फ्रीक्वेंटली 1 ईयर, कि जैसे कि अगर सेल्फ एग्जामिन कर रहे हैं, हर मंथली किया जाता है, सेल्फ से एग्जामिन किया जाता है। लेकिन अगर आपको खुद से पता नहीं चल रहा हो, तो क्लिनिकली एग्जामिनेशन की तरह तो हर साल में कम से कम एक बार आपको क्लिनिकली एग्जामिन करवाना जरूरी होता है। सेल्फ एग्जामिनेशन डन ईयरली every month, usually same after the 7 to 10 day of the menstruation cycle। कि जो सेल्फ एग्जामिनेशन होता है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, वो ऐसा नहीं है कि हाँ आज 3 तारीख को किए तो अगले मंथ में 5 को करेंगे, फिर इस तरह से नहीं होता। जिस डेट में आज किए हैं, इस मंथ में किए हैं, उसी डेट में नेक्स्ट मंथ में हम लोग क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो ये जो एग्जामिन करने का जो डेट होता है वो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 7 से 10वें दिन के बाद से हम एग्जामिनेशन करते हैं। यह 7 से 10वें दिन के बाद इसलिए करते हैं क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम में बहुत सारे हार्मोन्स का चेंजिंग होता है, जिसके कारण से टिश्यूज में हार्डनेस वगैरह देखने को मिलता है। तो इसलिए हम लोग 7 से 10 डेज बाद में हम लोग इसलिए करते हैं कि जो टिश्यूज का जो शेप और साइज रहेगा, अगर हार्मोनल चेंज हुआ है तो नेक्स्ट टाइम भी अगर हार्मोनल चेंज हो रहा है तो 7 से 10वें दिन के बाद में कैसा टिश्यूज हमें मिला है, एबनॉर्मल ग्रोथ है या पहले जैसा ही है, तो इसके बारे में हमें पता चलता है। तो इसलिए हमें ऑलवेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 7वें से 10वें दिन के बाद में हम लोग को क्या करना है, एग्जामिनेशन करना होता है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या फिर ब्रेस्ट कैंसर लैक्टिफेरस डक्ट्स कॉमन इन्वॉल्व्स इन द ब्रेस्ट कैंसर, कि जो ब्रेस्ट कैंसर में सबसे मोस्टली अफेक्टेड पार्ट होते हैं वो कौन सा था, सबसे ज्यादा लैक्टिफेरस डक्ट में होता है। वो भी लैक्टिफेरस डक्ट में क्या, अपर आउटर क्वाड्रेंट में ज्यादातर यह देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं हम लोग की
जैसे कि यहाँ पर क्या देख रहा है, ब्रेस्ट आप देख रहे हैं, तो जो लैक्टिफेरस डक्ट है इसमें ज्यादातर कैंसर देखने को मिलता है, वो भी अपर आउटर क्वाड्रेंट में ज्यादातर देखने को मिलता है। इसको एग्जामिन हम लोग कैसे करते हैं, जैसे ये ब्रेस्ट है तो इसको एग्जाम, मानो कि ये ब्रेस्ट है तो इसको एग्जामिन कैसे करते हैं, तो सबसे पहला सेंटर टू पेरिफेरी हम लोग यहां से टच करते हुए सेंटर से आउटर की ओर जाएंगे, फिर अपर से आउटर की ओर, जैसे फ्रॉम अपर टू आउटर, इस तरह से अपर टू आउटर, फिर इधर से इस तरह से, फिर अगर टच करेंगे तो सेंटर टू पेरिफेरी कहने का मतलब कि जैसे कि इस तरह से सर्कुलर, इस तरह से सेंटर से जाते हुए फिर आउटर, फिर आउटर, इस तरह से बाहर तक हम लोग एग्जामिन करते हैं। और सेंटर अपर टू आउटर कहने का मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर सेंटर तक आएंगे, फिर सेंटर से इधर आउटर की ओर जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं। अगर कोई भी टिश्यूज वगैरह, अगर हार्डनेस या फिर एबनॉर्मलिटी अगर देखने को मिलता है तो देन तब हम जाकर आगे चल के हम लोग क्या करवाते हैं, मैमोग्राफी करवाते हैं। तो यहां तक में फ्रेंड्स आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। बात करते हैं टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन के बारे में। तो टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन टेस्टिस कैंसर को पता करने के लिए हम लोग इसका एग्जामिन करते हैं। तो ये एट द एज ऑफ 15 इयर्स से ही हम लोग को एग्जामिन करना होता है। इसमें भी सेम किस तरह से करते हैं, जैसे कि हम लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते थे फीमेल्स में, उसी तरह से इसमें क्या होता है, जो टेस्टिस है उसको हम लोग साइज को हम लोग पकड़ कर देखते हैं कि कहीं साइज में कोई भी एबनॉर्मलिटी वगैरह तो नहीं हो रहा है, साइज बड़ा तो नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो इसका एग्जामिनेशन कब करते हैं, एवरी मंथ, यूजुअली आफ्टर शॉवर। बोला गया कि एवरी मंथ, प्रत्येक मंथ में जब आप नहाते हैं उसके बाद में इसको क्या कहता है, एग्जामिनेशन किया जाता है नहाने के बाद, या आफ्टर शावर। नहाने के बाद क्यों किया जाता है कि जब जैसे ही आप जैसे नहा लेते हैं तो उसी का आपका जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। तो जिसके कारण से आप क्या होता है, आप इजिली तरह से आप उसको एग्जामिन कर सकते हैं। उसमें आप पता कर सकते हैं कि कहाँ जो पहले से इसका ग्रोथ ज्यादा है या कम है वो है। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं कि जो टेस्टिस का जो नॉर्मल साइज जो कहीं इंक्रीज तो नहीं हो गया है, तो इस चीज को देखते हैं। तो इसमें कोई भी डेट वगैरह फिक्स नहीं होता है कि आप इसी डेट में करें, लेकिन हम लोगों को एक डेट फिक्स कर लेना है, 5 या फिर 10 तारीख या फिर जो है, आप एक अपना डेट फिक्स कर लीजिए और उसमें आप एग्जामिनेशन करिए। जिससे आपको क्या होगा कि आप क्लियर रहेंगे कि जो पीछे के जो मंथ से उसमें हम जब एग्जामिन किए थे तो उसमें उसका जो साइज था वो इतना था, अब साइज है जो थोड़ा अगर बढ़ा है या नॉर्मल पहले की तरह है, जो क्लियरली तरीके से पता रहे। तो इसलिए हम लोग एक टाइम फिक्स करना जरूरी होता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन एवरी 3 इयर्स। अगर जैसे कि अगर आपको पता नहीं चल रहा हो तो हम लोगों को क्लिनिकली कब करवाना चाहिए टेस्ट, तो प्रत्येक 3 साल के बाद में हम लोगों को एक बार क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। अब बात करते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के बारे में कि इसमें क्या होता है, फिंगर को इंसर्ट किया जाता है, एनस के अंदर डाला जाता है और इस तरह से टच करके उसके सरफेस पे देखा जाता है कि कहीं पे जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ वगैरह तो नहीं ना दिख रहा, टिश्यूज वगैरह। तो उस चीज को देखकर अगर एबनॉर्मल ग्रोथ वगैरह है तो देन उसको से हम लोग पता करते हैं कि कैंसर है या नहीं है। तो सबसे पहला फॉर प्रोटेस्ट कैंसर एंड रेक्टल कैंसर, हम लोगों को प्रोटेस्ट कैंसर को पता करने के लिए एंड रेक्टल कैंसर को एग्जामिन करने के लिए हम लोग डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। फिर बात करते हैं इंसर्टेशन ऑफ फिंगर इनटू द रेक्टम टू एग्जामिन एनी ग्रोथ। हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं फिंगर को रेक्टम की ओर से और हम लोग ऑन द सरफेस पर देखते हैं टच करके कि कहीं पे एबनॉर्मल ग्रोथ वगैरह देखने के तो नहीं मिल रहा, एबनॉर्मल मास देखने के तो नहीं मिल रहा। तो उस चीज को हम लोग देखकर क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। लास्टली बात करते हैं इसके सिवा और बहुत सारे एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू हम पता करते हैं कि कैंसर है या नहीं है। तो रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में सबसे पहले बात करते हैं एक्सरे के बारे में। एक्सरे स्टडीज आर द यूजफुल टू डायग्नोसिस ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिव ट्यूमर इन द जीआईटी, रिस्पिरेटरी एंड रीनल ट्रैक्ट। बोला गया कि अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्टिव कैंसर है तो जिसके उसके एग्जामिनेशन करने के लिए हम लोग एक्सरे वगैरह का यूज करते हैं। तो एक्सरे से हम लोग जैसे कि रिस्पिरेटरी में हो या फिर रीनल में हो या फिर जीआई ट्रैक्ट में हो, तो इस चीज को में पता करने के लिए हम लोग एक्सरे करते हैं। एक्सरे के द्वारा हम लोग क्लियरली विजुअलाइज हो जाते हैं। बात करते हैं सीटी स्कैन के बारे में। तो सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो बात करते हैं स्कैन हेल्प टू डिफरेंशिएट मैलिग्नेंट एंड नॉन मैलिग्नेंट मासेज एंड एक्यूरेटली आइडेंटिफाई देयर साइज एंड लोकेशन। देखो सीटी स्कैन क्या है,
यह एक्सरे से भी क्लियर व्यू दिखाता है। इसमें से हमें पता चल जाता है कि हम मैलिग्नेंट है या नॉन मैलिग्नेंट है, या फिर जो भी टिश्यू जो ग्रो किया है उसका साइज कितना है उसके बारे में, और उसका शेप कहां पे लोकेटेड है, वो सभी के बारे में क्लियरली तरह से हमें सीटी स्कैन में पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स ये सभी जो मैंने एग्जामिनेशन बताया ये सभी ईयरली एग्जामिनेशन है, और जो कंफर्म एग्जामिनेशन होता है कैंसर का, लास्टली बात करते हैं बायोप्सी के बारे में। बायोप्सी को कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ कैंसर माना गया है। और बात करते हैं बायोप्सी इन्वॉल्व्स द सर्जिकल इंसिजन ऑफ अ स्मॉल पीसेस ऑफ टिश्यूज ऑफ द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। देखो फ्रेंड बायोप्सी होता क्या है, जैसे कि मानो ये क्या है कैंसरस सेल है, जैसे कि हमें पता चल गया कि मैंने पहले सबसे पहले ब्रेस्ट एग्जामिनेशन किया, उसके बाद में मैंने मैमोग्राफी करवाया, मैमोग्राफी से भी हमको पता चला कि ये क्या है हार्डनेस ऑफ टिश्यूज वगैरह है। तो हम उस जो हार्डनेस ऑफ जो टिश्यूज है उसके स्मॉल पार्टिकल्स को इंसीजर करके कट करके उसको हम लोग ले लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, और उस चीज का क्या करते हैं एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये जो एग्जामिनेशन है उससे हम लोग क्या पता करता है प्रोड्यूस हिस्टोलॉजिकल प्रूफ ऑफ मैलिग्नेंसी। ये सबसे मेन बात है कि जो बायोप्सी है उससे हमको हिस्टोलॉजिकल प्रूफ ऑफ मैलिग्नेंसी के बारे में पता चलता है। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोप्सी को क्यों कंफर्मेटरी टेस्ट माना गया है, तो जिसके बारे में हम अभी यहाँ पे बताने वाला हूं। तो जो बेसिकली जो बायोप्सी है यह दो प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला हिस्टोलॉजिकल एंड दूसरा साइटोलॉजिकल, यह दो तरीका का रिजल्ट बताता है। बात करते हैं हिस्टोलॉजिकल में, तो हिस्टोलॉजिकल में आपको बताता है टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में कि जो टिश्यूज का टाइप कैसा है, यानी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर एबनॉर्मल है तब तो ठीक है, लेकिन अगर एबनॉर्मल है तो यह बेनाइन है या मैलिग्नेंट है। अगर बेनाइन है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैलिग्नेंट है तो इसमें मेटास्टेसिस प्रेजेंट है या मेटास्टेसिस अब्सेंट है। तो ये बताता है हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में बताता है। अगर आपको बायोप्सी में अगर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन है तो यह नंबर ऑफ टिश्यूज सेल के बारे में बताता है। जैसे कि अगर ये मानो मेरा कैंसर ये नॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल सेल में या कितना जो नॉर्मल टिश्यू है इसमें कितना सेल पाया जा रहा है, इस मानो कि इसमें 10 सेल पाया जा रहा है। लेकिन अगर यहीं पे एबनॉर्मल टिश्यूज है और इसमें कितना सेल, अगर जो कितना सेल पाया जा रहा है तो यहाँ पे 100 पाया जा रहा है या कितना पाया जा रहा है, तो नंबर ऑफ टिश्यूज सेल के बारे में साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन बताता है बायोप्सी का। और वही अगर टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में बात करें या फिर बेनाइन या मैलिग्नेंट के बारे में बात करें या फिर मेटास्टेसिस प्रेजेंट है या मेटास्टेसिस अब्सेंट है, तो इसके बारे में कौन बताता है हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन बताता है। तो फ्रेंड्स आपको यहां तक में पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर ही ऑन कर दे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग 2.0।